नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार मनविंदर जी। सर, आम आदमी पार्टी जो है, आज कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, यानी कि उनकी सीट शेयरिंग हो गई है। मैं समझना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना खौफ है कि जिस इंसान ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो कभी बीजेपी के साथ गठजोड़ नहीं करेगा, कभी कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करेगा और सोनिया को तो वो जेल भेज रहे थे, आज उन्हीं की गोद में बैठ गए हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी रही? एग्जैक्टली आपने सही बात कही है। प्राइम मिनिस्टर की जो लोकप्रियता है वो उसको देख कर के सारे विपक्षी दल और उनके नेता घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि 2013-14 में जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सब तो ये सोच करके ही अपने घर बैठे हुए हैं ना, कोई उस तरह के परिश्रम तो कर नहीं रहा है जिस तरह के परिश्रम हम नरेंद्र मोदी को करते हुए दिखाई देते हैं। वो तो 24/7 जो है एक ऐसे मोड में रहते हैं कि सुबह पता लगता है, टीवी खोलते हैं तो आज फला प्रोग्राम में हैं, दोपहर बाद पता लगता है कि एक दूसरे प्रोग्राम में हैं, शाम को पता लगता है कि मीटिंग्स चल रही हैं, रात को पता लगता है कि कहीं दूसरे तीसरे शहर में जाकर के जो है वो प्रोग्राम जी, कर जी। रहे हैं। तो ये सब लोग ना तो मेहनत करने के आदी हैं और ना ही जो टारगेट रखे जाते हैं अचीवमेंट के लिए या योजनाओं परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और युद्ध स्तर पर जिस तरीके से हमें तो कई बार हैरानगी होती है कि 73 साल की उम्र में कोई व्यक्ति इतने समर्पित भाव से और इतने संघर्षशील होकर के अचीवमेंट पर अचीवमेंट जो है वो प्राप्त करता रहे और यही वजह है, चाहे सामाजिक कल्याण की योजनाएँ हों, चाहे देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हों, वैदेशिक मामले हों, रक्षा से जुड़े हुए हों, इन सब मोर्चों पर एक साथ कोई एक व्यक्ति इतना ध्यान फ़ोकस कैसे कर सकता है? और जिस तरीके से हर वर्ग का उनको सपोर्ट मिल रहा है, वही उनकी थाती है। और इसी वजह से जितने विपक्षी दलों के नेता हैं, वो चाहे बेरोज़गारी की बात करते रहें, महँगाई की बात करते रहें, जातीय जनगणना की बात करते रहें, ओबीसी की, दलितों की, वंचितों की, इनकी बात करते रहें। लेकिन जितने ज़मीन से सर्वे आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि चाहे ओबीसी हैं, चाहे दलित हैं, महिलाएँ हैं, वंचित वर्ग है, वो सब तो नरेंद्र मोदी के ही गुण गा रहे हैं। अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, जो घसियारी होती हैं, खेतों से घास काट कर के अपने जी, जी। पशुओं के लिए ले जाती हैं, उनसे कोई बात कर रहा था और वो कह रही थी कि हम तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। तो ये जो ज़मीन पर और उनसे पूछा गया कि क्यों? बोला वो तो हमें मुफ्त में भोजन दे रहे हैं और जो हम इतने सुरक्षित हैं, पहले तो कोई भी कानों के कुंडल तोड़ कर के ले जाता था, कोई भी लूट लेता था। एक वृद्ध किसान की मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कोई वेस्ट यूपी के किसान थे, वो कह रहे जी, थे जी। कि रात को जब सिंचाई करने के लिए हमारे बच्चे खेतों पर जाते थे, तो हम लोग इस बात को लेकर के चिंतित होते थे कि सुबह ये सुरक्षित लौट भी आएगा कि नहीं लौट आएगा। अब तो पूरा यूपी जो है वो एकदम सुरक्षित हो गया है, गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया सब भाग गए हैं यहाँ से। तो ये जो एक विश्वास की बात होती है किसी लीडरशिप पर, यही उसकी सबसे बड़ी पूँजी होती है। और ये जो विश्वास है, यही बाकी जो उनके विरोधी हैं, नेता हैं, उनको असुरक्षित कर रही हैं। और इस असुरक्षा में ही वो सब इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 8-10 महीने से तो हम और आप देख ही रहे हैं और देश भी देख रहा है। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोगों की जो ईगो है, जो लीडरशिप को लेकर के दावेदारी है और सीटों को लेकर के भी जो उनका सोचना समझना है कि हमारे राज्य में तो हमें ही अधिक सीटों पर लड़ना चाहिए, बाकी दलों को नहीं।
एक-दूसरे के लिए स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं थे। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है जो आपने पूछा है, अरविंद केजरीवाल को तो ये दिखाई दे रहा है सामने कि उनकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि शराब घोटाले में इनके निकट सहयोगी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, विजय नायर वगैरह ऑलरेडी तिहाड़ में हैं। वहाँ की रोटियाँ खा रहे हैं आजकल और मनीष सिसोदिया को तो 1 साल से ज़मानत नहीं मिल रही है। इसी तरीके से संजय सिंह को भी ज़मानत नहीं मिल रही है। यही हाल शराब कारोबारियों का और दूसरे लोगों का है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इन्होंने क्या गुलगपाड़ा किया है। इनको ये भी पता है कि इनको भी ज़मानत नहीं मिलने वाली है। इनको ये भी पता है कि जब ये गिरफ्तार होंगे, जेल जाएँगे, तो इनकी पार्टी छिन्न-भिन्न हो सकती है। इनको ये भी जानकारी है कि चूँकि ये बाहर हैं, तो पार्टी चल रही है। ये अंदर जाएँगे तो पार्टी का जो भविष्य है उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और यही वजह है, भले ही इन्होंने बच्चों की कसम खा रखी है, भले ही इन्होंने चाहे जो बयान दे रखे हैं, ऐसे तो आजकल इनके बहुत सारे बयान सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जी, जिनमें जी। ये पहले कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब कुछ और करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जी। चाहे सुरक्षा ना लेने की बात हो, हाँ, हाँ। बड़ी गाड़ी बड़ा घर ना लेने की बात हो, अब तो शीश महल बनवा लिया 54 करोड़ का। अब तो जी, सिक्योरिटी पूरी लेकर के चलते हैं, लंबी आलीशान गाड़ी में चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कथनी-करनी में जो अंतर है वो अब इसमें भी दिखाई दे रहा है। अब जो 5 राज्यों में इन्होंने कांग्रेस के साथ में सीट शेयरिंग का मामला तय किया है, उसमें भी एक तरीके से आप सही कह रही हैं कि सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले कह रहे थे कि कांग्रेस की दिल्ली की 7 में से 1 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की औकात नहीं है। अब कांग्रेस को 3 सीटें देने को तैयार हो गए। जी। हरियाणा की 10 में से केवल कुरुक्षेत्र की सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 9 सीट उन्होंने कांग्रेस को दे दी। गुजरात की 26 में से केवल 2 भरूच और भावनगर की सीटें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी लड़ेगी, बाकी 24 जो है वो कांग्रेस को दे दी, चंडीगढ़ कांग्रेस को दे दी, गोवा कांग्रेस को दे दिया। ले दे करके पंजाब बचता है, पंजाब को लेकर के दोनों पार्टियों को गलतफ़हमी है, तो कहा कि भई 13-13 सीटों पे दोनों लड़ेंगे। तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है इनसिक्योरिटी और किसी भी तरीके से क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए मनविंदर जी जी। 2019 के इलेक्शन में जो ये 6 राज्य हैं, जहाँ पर इन्होंने समझौता किया है, बल्कि पंजाब को हम माइनस करके चलें, वहाँ समझौता नहीं हुआ है। वो 13 सीटें हम अलग निकाल दें, 1 चंडीगढ़ की, 10 हरियाणा की, 7 दिल्ली की, 2 गोवा की, 26 गुजरात की। ये कुल मिलाकर के 59 सीटें बैठती हैं इंक्लूडिंग पंजाब। और इनमें से 47 सीटें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी 2019 में। तो जी। इनका शेयर कुछ खास नहीं। पिछली बार पंजाब की 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। संगरूर की एकमात्र सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी और कांग्रेस को गोवा में 1 सीट मिली थी। बस इतना था। तो इनके पल्ले में 2019 में भी कुछ खास नहीं था। अब मिलकर के लड़ेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि इनके पल्ले में कोई बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, पंजाब में चूँकि इनकी अब गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाह रही हूँ उनका, आपकी नज़र से शायद गुज़रा हो। पड़ेगा क्योंकि हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, हमारा बहुमत नहीं था। कांग्रेस हमें काम नहीं करने दे रही थी। कहने को तो कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था, लेकिन कांग्रेस हर काम में टांग अड़ा रही थी। किसी तरह संघर्ष कर करके लड़ झगड़ के मैंने 49 दिन बिताए थे। किसी तरह जी, तो ये इतने मुश्किलों में थे, अब फिर से जो है, इन्होंने वहीं पे जाकर के घुटने टेके हैं। क्या कहते हैं सर? ये तो तब का वीडियो है जब ये जी, 49 जी, दिन के जी। मुख्यमंत्री शुरू में जी, जी। कांग्रेस के सहयोग से रहे थे जी, और जी। जब इन्होंने तैश में आकर के इस्तीफ़ा दे दिया था, तब का वीडियो हुँ, है। हुँ। ये बहुत पुरानी बात है। उसके बाद तो ये कांग्रेस के बारे में पता नहीं क्या-क्या कह चुके हैं और ये अकेले जी। ही नहीं बल्कि भगवंत मान ने भी पिछले दिनों अपनी प्रेस हुँ, हुँ। कॉन्फ्रेंस के अंतिम चरण में ये कहा था कि
इस दुनिया की और देश की सबसे छोटी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, एक हुँ, थी हुँ। कांग्रेस। तो ओह! जब एक थी कांग्रेस तो फिर अब कांग्रेस की गोद में क्यों बैठ रहे हो जाकर के? या जी। कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हो? तो सीधा-सा मतलब ये है कि हर एक जो है वो डरा हुआ है। उनको नहीं लगता है कि वो जो उनकी अपनी पुरानी सीटें हैं, वो भी बचा पाने की स्थिति में हैं। इसलिए लड़ाई ये है कि जो अब तक सीटें जीती हैं, जिन-जिन सीटों पर इनकी पार्टियाँ जीतती आ रही है, वो तो बचा लो किसी तरीके से। तो कोलैबोरेशन कर लो, गठबंधन कर लो, सीट शेयरिंग कर लो। मतलब जनता की आँखों में धूल झोंको कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिलकर के दोनों पार्टियाँ बस एक कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, इसको जिता दो। तो अब जो जनता है वो भी इतनी जागरूक हो चुकी है, सतर्क हो चुकी है। उनको पता है कि इनके पंजाब में 1, 2, 3, 4 आ भी जाएँ तो वो क्या करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री तो इनको बनना नहीं है, देश तो इनको चलाना नहीं है, जनादेश तो इनको मिलना नहीं है। इसी तरीके से कांग्रेस की जो हालत है, वो सबके सामने है और राहुल गांधी जो रोज़ाना रायता बिखेर रहे हैं और जो मिट्टी पलीत करा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, तो रोज़ाना 10-20 हज़ार वोट कम ही कर रहे हैं कांग्रेस के। तो उस लिहाज से देखें तो भरोसा इनके प्रति लोगों का नहीं है और चुनाव में आम तौर पर परसेप्शन जो है वो काम करता है। एग्ज़ैक्टली। परसेप्शन क्या बन रहा है? परसेप्शन ये बन रहा है कि ममता बनर्जी अपने स्टेट को सँभाल रही है, शरद पवार अपनी चिंता कर रहे हैं और अपनी बेटी की चिंता कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए चिंतित हैं। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को कमान सौंप करके चले गए, चाहे जबरन छीनी गई हो कमान उस समय। तो अखिलेश यादव अपने परिवार की जो 5 सीटें हैं, वो किसी तरीके से बच जाएँ, उसको लेकर के चिंतित है। कांग्रेस पार्टी अमेठी को और रायबरेली को लेकर के चिंतित है कि 2019 में तो राहुल गांधी हार गए थे स्मृति ईरानी के सामने, कम से कम 2024 में तो किसी तरीके से वापसी हो जाए। पता नहीं लड़ भी पाएँगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह की बयानबाज़ी उन्होंने काशी के युवाओं के बारे में उनको नशेड़ी बता कर के की है, उसको जी, बहुत गलत तरीके से जो है पब्लिक ने लिया है और ये माना है कि वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन सारे जितने भी वंशवादी, परिवारवादी, खानदान आधारित पार्टियों के नेता हैं, उनकी चिंता अपनी विरासत को बचाए रखने की है। ये नहीं है कि 2024 में उनको कोई गलतफ़हमी है कि वो कोई विकल्प दे सकते हैं और कोई नेतृत्व दे सकते हैं देश के मतदाताओं के सामने कि साहब नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए, ये हमारे पास जो है अ, बहादुर आदमी है जो देश को सँभाल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर एक चीज़ और समझना चाह रही हूँ, आम आदमी पार्टी को भरूच और भावनगर की सीटें जो दी गई हैं, उसके पीछे क्या मतलब राजनीति क्या है? क्या खेल है? इनफैक्ट पंजाब और दिल्ली में भी जो सीट शेयरिंग है, उसके बाद में भी मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है। ये क्या है पूरा खेल मैं समझना चाहती हूँ। नहीं, नहीं देखिए गुजरात पर मैंने एक शो किया था और उस शो में मैंने डिटेल जानकारी दी है लोगों को हुँ, हुँ। कि गुजरात में इन्होंने 5 सीटें जो हैं, जो विधानसभा में जीती थी, उसकी वजह से इन्होंने वहाँ भावनगर और भरूच की सीटों पर दावा किया है। हुँ, हुँ। और वो मैं आपके दर्शकों को बता भी दूँ कि वो कौन-कौन सी सीटें हैं, जो आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर विधानसभा चुनाव में जीती थी। एक जामनगर की है, जमी जोधपुर, एक जूनागढ़ की है, विसावदर, एक भावनगर की है, गरियाधार, भावनगर की एक और सीट है भोताड़ और एक नर्मदा जिले की है, देदियापाड़ा। तो ये 5 सीटें विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीती थी और इसी करके इन्होंने वहाँ भरूच और भावनगर की सीटों पर दावा किया कि वहाँ ये 2 लोकसभा सीटें जो हैं हमें दे दी जाएँ। विधानसभा चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है तो
कांग्रेस पार्टी की तो बहुत बुरी हालत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था 156 सीटें जीत करके, और 53 परसेंट वोट शेयर के साथ उसने ये सीटें जीती थी। कांग्रेस जो है वो केवल 27-28% वोट शेयर पर आ गई थी और 17 सीटें को लिए उसने जीती। आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था विधानसभा चुनाव में गुजरात में, वो 13% के आसपास है। तो 13% बड़ा वोट प्रतिशत माना जाता है। जैसे मायावती का उत्तर प्रदेश में अभी 14% के आसपास बना हुआ है, तो उनको 10 सीटें लोकसभा की मिल गई थी जब वो सपा और आरएलडी के साथ मिलकर के 2019 में चुनाव लड़ी थी। तो अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा होगा कि गुजरात में कहीं उनका खाता ना खुल जाए, लेकिन कैसे खुल जाएगा भाई? गुजरात से ही आते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और ऑब्वियसली। 2014 में भी 26 की 26 सीटें गुजरात ने इनकी झोली में डाली थी, और 2019 में भी 26 की 26 सीटें इन दोनों की झोली में डाल दी थी। तो गुजरात में किसी दूसरे का खाता खुलेगा, इसकी कम से कम मुझे कोई संभावना या आशंका नहीं है। सर रुक करते हैं शंभू बॉर्डर पे। बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं और किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फ़रवरी से लेकर के टाल दिया है। किसान नेता जो हैं सरवन पंधेर वो ये कह रहे हैं कि उसी दिन इस पे फैसला देंगे। आगे जाने से पहले थोड़ा मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखा दूँ वहाँ के, क्या-क्या वहाँ के हालात हो रहे हैं। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਆਈ ਰਹੀ ਮੜਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਈ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ये इस तरीके के वीडियोज़ काफ़ी वहाँ आ रहे हैं और एक ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। ਗੋਲੇ ਮਾਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਨੂੰ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ तो सर ये मतलब नाप रहे हैं कि दिल्ली तो दूर है और हम तो लाहौर हमें पास है। अभी हाल में एक वीडियो ऐसा सामने आया था जिसमें एक मुस्लिम जो है गोल टोपी उतार करके और पगड़ी जी, जी। बंधवा रहा है, जी, जी। और ये जो लाहौर की बात कर रहा है, इसको भी हुँ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप जी, पूरे देखा। पंजाब में टॉर्च लेकर के घूम लीजिए, कोई जी। भी सिख आपको बिना मूंछ वाला नहीं मिलेगा। हुँ, तो हुँ। ये बिना मूंछ का अगर सिख है तो ये सिख है ही नहीं, ये मुसलमान ही है। मुसलमानों को एक बीमारी लगी हुई है कि वो अरब कंट्रीज़ की नकल करके बिना मूंछ की दाढ़ी रखते हैं। तो ये उनमें से ही है और लाहौर की बात कर रहा है, यानी अपना एजेंडा चला रहा है। जहाँ तक वो खालिस्तानी जिंदाबाद वाला जो गुब्बारा लगा हुआ है, हुँ, हुँ। इससे पहले आपको ध्यान होगा, ये जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जी, जी। जिसमें वो कह रहे थे कि वो मंदिर हुँ। की वजह से हाँ। नरेंद्र मोदी का जो है वो ग्राफ बड़ा ऊपर चला गया है, जो बड़ा चिंता की बात है, वो ग्राफ हमें नीचे लाना है, इस तरह की बातें कर रहे थे वो। तो ये हुँ, हुँ। लोग खुद ही अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं, किसी और को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि ये अमीर किसान हैं, इनके 40-40, 50-50 लाख के तो ट्रैक्टर हैं, और इसके अलावा ये विदेशी गाड़ियों और ऐसी-ऐसी गाड़ियों पर झंडे लगा कर के चल रहे हैं जिनकी कीमतें ही 60 लाख से ऊपर हैं। तो ये काहे के किसान हैं? ये ये पूरी मैं दर्श तरीके से सर मैं ये एजेंडा आपको गाड़ी गाड़ी भी दिखाना चाहूँगी। कितने तो ये ये हाल ट्रैक्टर है है इनके। जो जो इसमें कुछ काम-वाम कराया है और लाखों रुपया और इसमें फूँका गया है। इस जी। देश का जो आम किसान है, उसके पास कहाँ से इतना पैसा आता है? ये बड़े-बड़े फार्म हाउस, इनके कई-कई पेट्रोल पंप, और ये बहुत अमीर किसान है,
और इनके यहाँ पंजाब के यूपी के, बिहार के, दूसरे राज्यों के मज़दूर काम करते हैं। ये लोग तो कभी खेतों में जाकर के काम भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नोट गिनने का काम करते हैं। वो जी, चाहे विदेशों से आ रहे हों फंडिंग के तौर पर, आंदोलन करने के तौर पर, चाहे जो ये खेती-बाड़ी फार्म हाउस के ज़रिए खेती-बाड़ी करवाते हैं, बड़े-बड़े फार्म, उनसे जो बिक्री होती है, आमदनी होती है, वो नोट गिनने की बात हो। तो ये इनको एक्चुअल में ना ये है कि देश की क्या बदनामी हो रही है, ना इनको ये फ़िक्र है कि पंजाब की क्या बदनामी हो रही है, ना इनको जो जिसको हम सिक्खी कहते हैं, जो गुरुओं ने हमें मार्ग दिखाया है और जिस तरह के संस्कार दिए हैं, जिस तरह की शिक्षा दी है, जो मार्ग हमें आगे बढ़ने के लिए दिखाया है, ना इनको गुरुओं की कोई चिंता है कि जो हमारे 10 गुरु हुए हैं, उन्होंने क्या मार्ग दिखाया है। पूरा देश उनका सम्मान करता है, ये ही गुरुओं का सम्मान करने को तैयार नहीं है और जो जी, सिखों की बदनामी हो रही है, उसकी भी इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। तो इनका क्या इलाज होना चाहिए, वो पहली बार हमें मोदी और हरियाणा सरकार इनका इलाज बाँधती हुई दिखाई दे रही है। इनकी जितनी जी, हरकतें हैं, वो सारी रिकॉर्ड की जा रही हैं। इनकी जो छिताई-पिटाई होनी थी, वो भी ठीक तरीके से हो रही है। वहाँ पर जो इस बार इनके जो मंसूबे थे कि हम बैरिकेड तोड़ देंगे, हम तो जी पॉकलैन मशीनें लेकर के आ गए और हम तो जेसीबी लेकर के आ गए। वो एक हरकत इन्होंने इस बार की है वहाँ खनौरी बॉर्डर पर कुछ पराली की पोली लेकर के आए और वहाँ उनमें आग लगा कर के मिर्चें-विर्चें झोंक दी और जो सुरक्षा कर्मी थे, उनको दिखना बंद हो गया, साँस लेने में परेशानी हुई। गंडासे इन्होंने लाठियों में जड़े हुए थे, उन पर अटैक किया, 10-12 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन उसके बाद जो इनका इलाज किया है, पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने, इनकी हिम्मत पस्त हो चुकी है। अब ये शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। इस झड़प के बाद 21 की झड़प के बाद इन्होंने पहले कहा कि अभी हम 2 दिन के लिए दिल्ली कूच जो है मुलतवी कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं और उसके बाद फिर उन्होंने 29 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। भूल जाएँ अब ये कि दिल्ली आ सकते हैं या वहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी सूचनाएँ अब तक इनके बारे में मिल चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आईबी को, रॉ को, जो दूसरी खुफिया एजेंसियाँ हैं उनको और जिस तरह के षड्यंत्र इनके पीछे अ, अदृश्य ताकतों के द्वारा रचे गए हैं कि भारत के लोकसभा चुनाव को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, इनको किसी तरीके से दिल्ली में घुसा कर के प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक तरीके से बंधक बनाया जाए, उसके सामने बवाल किया जाए, वहाँ लाठी, गोली चलवा करके बदनाम किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को और भारत को भी। तो वो सारा षड्यंत्र जो है इनका अब पूरी तरीके से विफल होने वाला है। ये 29 फरवरी के बाद भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भारत सरकार कर चुकी है। ये सर दिल्ली में जाकर के तो अव्यवस्था फैलाने की कोशिशें कर ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगी। ये आपने देखा सर पीछे एक निहंग खड़ा है और वो भी नमाज़ अदा कर रहा है। इस तरीके के ये सब एलिमेंट्स वहाँ जुटे हुए हैं और आज एक नई बात की है सरवण पंधेर ने, वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा की सीआईडी मतलब उनका मतलब होगा जो एलआईयू संभवतः उसके 200 से ज़्यादा लोग जो हैं उनके आंदोलन के अंदर घूम रहे हैं और उनका टारगेट है कि वो नेताओं के एक्सीडेंट कराएँ या फिर लड़ाई-झगड़ा कराएँ, अटैक कराएँ, मतलब हाउ दिस इज़ पॉसिबल? तो ये समझ में आता है कि एलआईयू के लोग जो हैं आंदोलन में इनपुट पे तो नज़र रख रहे हैं, लेकिन इन पे अटैक थोड़ा ना करवाएँगे। अब जिस तरीके से हमने ये सब वीडियो देखे हैं, ये खालिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं, गुब्बारे, तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए अगर वो हैं, तो ठीक है, हैं। लेकिन इनको ये सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहते हैं सर?
देखिए, एक तो इन लोगों को इस बार पंजाब के ही लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है और ये जी, 2 ढाई किसान संगठन हैं जो इस बार दिल्ली की तरफ मुँह उठा करके चल पड़े थे। जी, वहाँ के जो दूसरे किसान संगठन हैं, वो भी इनके साथ नहीं है। इस बार हरियाणा के भी किसान संगठन और हरियाणा के लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके तो तमाम वीडियो जो है वो अब आ रहे हैं, वो तो काफ़ी नाराज़ हैं इनसे कि इन लोगों ने जो अ, ख़ास तौर से जो अभी वीडियो अभी आपने दिखाया नमाज़ पढ़ते हुए, तो जी, कुछ कट्टरपंथी लोगों ने मेवात में जो सीन क्रिएट किया था, जिस तरीके से वहाँ पर टारगेट किया था लोगों को, ख़ास तौर से हरियाणा के लोगों को, हिंदुओं को, उसको लेकर जी, के भी काफ़ी नाराज़गी है। वेस्ट यूपी के जो ये सुपारीबाज हैं राकेश टिकैत और दूसरे लोग, ये भी इस बार सोच समझ कर के ही बिहेव कर रहे हैं और इनको पता है कि चूँकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और अगर कोई भी हरकत इस समय इन लोगों ने की, तो बहुत भारी पड़ेगी इन पर, इसलिए बयानबाज़ी ज़रूर कर रहे हैं। जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसको एड्रेस करने के लिए या ये बताने के लिए कि भई हम तो जो है डरते नहीं किसी से, लेकिन सब जानते हैं कि माहौल क्या है और इनके भीतर का जो भय है, वो किस तरह का है। तो कुल मिलाकर के जो इनके फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो किसी न किसी रूप में तो सामने आएँगे। तो इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी, खुफिया डिपार्टमेंट के लोग घूम रहे हैं जी, ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं जी, नेताओं को मारने की बात हो रही है। अबे! किसको ज़रूरत है तुम्हें मारने की? और अ, इससे किसी को क्या मिल जाएगा? अपने घर जाओ भई, अपने बच्चों के पास जाओ। ये कनाडा में बैठे हुए या यूएस में बैठे हुए लोगों के भड़कावे पर या देश के भीतर की जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ जिनके नेताओं की ज़मीनें खिसक चुकी हैं, जो हार भी चुके हैं और जो तरह-तरह के षड्यंत्र अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से प्रेशराइज़ करने के लिए कि अगर हमें गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले में तो हम ये बवाल भी करवा सकते हैं। अगर आप उनके हाथों में खेलोगे, तो फिर कार्रवाई तो होगी ही। जहाँ तक खुफिया अधिकारियों के द्वारा मरवाने की बात है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ दुनिया में कि कोई खुफिया अधिकारी किसी आंदोलनकारी को मरवाने का काम भी करता है। खुफिया विभाग का काम सिर्फ़ सूचनाएँ उपलब्ध करा कर के अपने सेंट्रल कमांड को भेजने का होता है और वो हर देश में होता है। जी। जी। सर, चलते-चलते अरविंद केजरीवाल की भी बात कर ली जाए। इनको 7 सम्मन मिल चुके हैं और हर सम्मन का ये जवाब दे देते हैं और उसके बाद हर सम्मन के बाद ईडी इनको एक नई तारीख दे देते हैं, एक नया सम्मन दे देते हैं। अब कल 26 फरवरी है, तो आपको क्या लगता है ये पेच होंगे? क्योंकि 26 फरवरी वो तारीख है जिस दिन एक और इनके दोस्त जो है गिरफ्तार हुए थे। क्या कहते हैं सर? देखिए, कुछ भी हो सकता है और 50-50 संभावनाएँ मैं मान कर के चल रहा हूँ। हेमंत सोरेन एक राज्य के मुख्यमंत्री ही थे जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, इसलिए इनमें भी कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं और वो तो एक फुल फ्लैश स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के। ये तो आधे-अधूरे एक शहर-नुमा केंद्र के अधीन रहने वाले एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, एक मेयर के बराबर ही इनकी पावर है, इसके ज़्यादा इनकी हुँ, हुँ। पावर भी नहीं है। तो जितना ये बच सकते थे, भाग सकते थे, उतना मुझे लगता है कि भाग चुके हैं और अगले 2-4 दिन में हमें और आपको सूचना मिल जाएगी कि इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। आज जो इन्होंने सीटों का बँटवारा, शेयरिंग वग़ैरह किया है, क्या ये सब चीज़ें ये इनका लॉजिक बनेंगी? बन सकती हैं? कि मैं तो लोकसभा के चुनाव की तैयारियाँ कर रहा हूँ, इसलिए मैं हाज़िर नहीं हो सकता, मेरा बजट सेशन चल रहा है, ब्ला-ब्ला। नहीं, नहीं, अक्टूबर में पहला समन इनको ईडी का आ गया था। तो जी। ये अगर नियत होती, इच्छा होती कि मुझे जाँच में सहयोग करना है, तो अक्टूबर में जब समन आया था 2 नवंबर के लिए, तो ये 2 नवंबर को जाकर के सहयोग करते जाँच एजेंसी को बताते कि मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूँ, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में कभी
किसी की 2 दमड़ी नहीं दबाई, कोई हेरा-फेरी नहीं करी। मेरे जैसा तो कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ, इतना ईमानदार आदमी हूँ। उनके सामने सारी बातें रख देते, लेकिन क्यों नहीं रखी? पहले दूसरे समन पर आप कहने लगे कि मैं तो विपश्यना के लिए जा रहा हूँ। तीसरे से आपने राग अलापना शुरू कर दिया कि साहब ये तो अवैध है, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल अवैध नहीं है। जो भी सरकारी समन होते हैं, वो वैध ही होते हैं और आपको जाना चाहिए था, इसका सम्मान करना चाहिए था। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो ये भी कह दिया था कि ये एक्यूज़ हैं। ये पूछ रहे थे ना कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है, गवाह के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर, आम आदमी पार्टी के प्रधान के तौर पर, या आरोपी के तौर पर। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये बता दिया था कि आप आरोपी हैं। इसके बावजूद ये नहीं गए छठे समन पर। तो अब 7वां समन आ गया है, और 7वां समन जो है वो खतरे की घंटी है। अब ये कह रहे हैं कि जी 16 मार्च तक का इंतजार कर ले, ईडी जब 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट अगली तारीख पर सुनवाई करेगी, लेकिन वो दूसरा मामला है, ये अलग मामला है। उस मामले की जब सुनवाई करेगी तब ईडी वहां जाकर के अपना पक्ष रखेगी। अभी तो शराब घोटाले में पूछताछ करनी है, इसलिए 7वां समन जारी किया गया है। ये अगर इस बार नहीं जाते हैं तो फिर ईडी दूसरे तरीके से व्यवहार करेगी इनके साथ। आपने सही कहा, मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन की अभी बात हो रही थी, हेमंत सोरेन को भी घसीट के ही लेके जाने वाली सिचुएशन बनी थी। अब इनका जो हाल है, इनका भी हाल लगभग वैसा ही बनता जा रहा है, प्लस रोज़ एवेन्यू में इनकी 16 मार्च की तारीख भी लगी हुई है। तो एक अगर मैं कंप्लीट आपसे कमेंट चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, घसीटने-वसीटने की बात नहीं है। एक राज्य का चीफ मिनिस्टर तो है ही, और हेमंत सोरेन को भी बता दिया गया था पूछताछ के बाद कि हम आपको हिरासत में ले रहे हैं, आप चाहें तो रिज़ाइन करिए, और उतना समय उनको दिया गया था। जो ईडी की टीम थी, जब वो गवर्नर हाउस गए थे, तो ईडी की टीम उनके साथ गवर्नर हाउस तक गई थी, और जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो वैसा ही, उतना ही सम्मान कोई भी एजेंसी है, उसकी कोई निजी खुंदक थोड़ा है किसी से, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी कोई निजी खुंदक थोड़ा है। ये तो इन्होंने एक राजनीतिक वातावरण बना रखा है पेशबंदी के लिए और राजनीतिक सहानुभूति अर्जित करने के लिए, कि जैसे नरेंद्र मोदी को इनसे कोई बड़ी भारी तकलीफ है। काहे की तकलीफ है? भई, आपकी हैसियत क्या है? कोई हैसियत नहीं है। आप लोकसभा में कितनी बड़ी ताकत है जो नरेंद्र मोदी को आपसे परेशानी होगी? आपके पास कुल मिलाकर के 1 सीट लोकसभा में संगरूर वाली थी, जो बाद में खाली हो गई, सिमरनजीत सिंह मान वहाँ से जीत गए। उसके बाद दूसरी सीट आपको जालंधर वाली मिल गई, जब वहाँ से संतोष चौधरी की डेथ हो गई थी और उपचुनाव में आपका रिंकू जो है वो जीत गया था। तो 1 सीट वाला आदमी कहे कि नरेंद्र मोदी को हमसे तकलीफ है, हमारी लोकप्रियता से तकलीफ, ऐसी लोकप्रियता सबको मिले। 1 सीट आप ले रहे हो, वो हींग की एक डली लेकर के वो चूहा जैसे सड़क के किनारे बैठ करके पंसारी बन जाता है कि जी मैं भी दुकान खोल लेता हूँ, तो वो इनका जी। हाल है। तो ये सब गलतफ़हमी के शिकार हैं, और राजनीतिक तौर पर एक विक्टिम की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मूलतः भ्रष्टाचारी हैं। आप क्या कह कर के आए थे राजनीति में, क्या कह कर के आपने पार्टी बनाई थी, और आप क्या निकले हैं, ये तो अब देश को और दिल्ली को पता लग रहा है। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।